नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो के मुख्य बिंदु रहेंगे चर अचर समीकरण, बीजीय समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण का हल, 2 चरी रैखिक समीकरण की आवश्यकता, 2 चरी रैखिक समीकरण युग्म। इन बिंदुओं पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि हर हेडिंग अपने आप में बहुत विस्तृत है। आइए हम बात करते हैं चर और अचर की। तो गणित में या साइंस में या अपने व्यवहारिक जीवन में हम जितनी राशियों का प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में उन राशियों का जो व्यवहार होता है 2 प्रकार का होता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो अपने मान को बदलती रहती हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता है। एक तरफ कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिनका मान नियत होता है, स्थिर होता है, अर्थात नहीं बदलता है। अब इनमें से चर और अचर जो राशियां उनको 2 भागों में बांट दिया जाए, तो यदि हम पहला बात करें चर, तो चर की परिभाषा किस तरह से हम दे सकते हैं कि चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। चर का मतलब होता है चलायमान, अर्थात किसी एक मान पर अडिग न रहे, अपने मान को बदलते रहे। ऐसा व्यवहार करने वाली राशियों को हम चर राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि आपसे हम कहें कि कल सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का दिन का टेम्परेचर आपको नापना है, तो जब आप टेम्परेचर नापेंगे एक एक घंटे पर, सुबह 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, तो हर घंटे का जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, ताप मिलेगा, वो ताप एक जैसा नहीं रहेगा, आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम जो ताप है उस ताप को किससे लिखें, यक्स से लिखें, यानी मान लें कि दिन का ताप यक्स है, तो जब यक्स का मान यदि हम 6 बजे करेंगे तो कुछ और आएगा, 7 बजे कुछ और आएगा, 8 बजे कुछ और आएगा, 9 बजे कुछ और आएगा। अब आप देखेंगे सुबह 6 से शाम तक जो आपको टेम्परेचर मिलेगा, ताप मिलेगा, वो एक समान नहीं रहेंगे, वो बदलते हुए नजर आएंगे। तो दिन का जो तापमान है हम कह सकते हैं कैसी राशि है, एक चर राशि है। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के यदि हम बच्चों की ऊंचाई की बात करें और कक्षा 10वीं के बच्चों की ऊंचाई को हम काहे से लिखें, यक्स से लिखें, तो क्या सभी बच्चों की ऊंचाई एक समान होगी? लड़का दर लड़का जो ऊंचाई होगी वो बदलती रहेगी। पहले लड़के की ऊंचाई कुछ होगी, दूसरे लड़के की ऊंचाई कुछ होगी, तीसरे लड़के की ऊंचाई कुछ होगी, चौथे लड़के की ऊंचाई कुछ होगी। ये जो छात्रों की ऊंचाई है ये एक समान नहीं होगी बल्कि बदलती रहेगी। तो इस प्रकार का व्यवहार करने वाली जो राशियां होती हैं, इस स्वभाव की जो राशियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं चर राशि। तो चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। अब यहां पर चर राशियों के लिए संकेत है, हम चर राशियों को प्रायः एक्स, वाई, जेड, यू, वी, एस, टी आदि द्वारा व्यक्त करते हैं। ये चरों का प्रतीक है। व्यवहार में हम इन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करते हैं चरों को व्यक्त करने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं अचर की। अचर कैसी राशि होती है? जैसा कि मैंने बताया आपको, अचर वह राशि होती है जिसका मान नियत रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, अर्थात अपने मान को नहीं बदलती है। ऐसी स्वभाव वाली जो व्यवहार वाली राशियां होती हैं उन्हें हम अचर की श्रेणी में रखते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे अचर राशियां हैं। जैसे मान लीजिए आपके मकान के किसी कमरे की चौड़ाई 4 मीटर है,
तो कमरे की चौड़ाई 4 मीटर है, तो आज नापेंगे तो 4 मीटर होगा, शाम को नापेंगे तो 4 मीटर होगा, कल नापेंगे तो भी 4, परसों नापेंगे तब भी 4। यदि यानी मकान को आप गिरा करके दोबारा नहीं बनाते, जब तक वो कमरा रहेगा तो उसकी चौड़ाई हमेशा 4 मीटर ही आएगी। तो कमरे की जो चौड़ाई है वह अचर राशि की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से मान लिया उदाहरण ले लीजिए, आपके घर के आसपास कोई टावर गड़ा हुआ है और टावर की ऊंचाई 80 फुट है, टावर की ऊंचाई 80 फुट है, तो आज नापेंगे तो 80 फुट है, कल भी नापेंगे तो 80 फुट रहेगा, परसों भी नापेंगे 80 फुट होगा। यानी जब भी नापेंगे 80 फुट ही टावर की ऊंचाई आएगी। टावर की ऊंचाई यहाँ पर जो 80 फुट आ रही है, इसको हम कहेंगे कैसी राशि है? टावर की ऊंचाई अचर राशि है। हाँ, ध्यान रखिए कोई प्राकृतिक आपदा न आ जाए कि जैसे भूकंप आ जाए, अब भूकंप की वजह से जमीन धंस जाए और टावर नीचे चला जाए और फिर ऊंचाई हो नापे तो कहें कि अंदर आ गया है। इन परिस्थितियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। तो टावर की ऊंचाई हमेशा आपकी कितनी रहेगी? 80 फुट ही रहेगी। अब अचरों के लिए हम प्रतीक क्या लेते हैं, सिंबल क्या लेते हैं, संकेत क्या लेते हैं? तो अचर के लिए प्राय हम अंग्रेजी वर्णमाला के ही अक्षर ABCD आदि अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, पाई है जिसका मान लगभग मान 22/7 आप लेते हैं, √2 है। ये सब संख्याएं कैसी हैं? अचर है। 6 जहां रहेगा उसकी कीमत 6 ही रहेगी। पाई जहां भी यूज करेंगे आप इसका मान लगभग मान 22/7 ही लेंगे, ये कभी बदलेगा नहीं। √2 जहां होगा √2 ही रहेगा। ये जो राशियां हैं इनको हम बोलते हैं अचर। अब चर और अचर की बात होने के बाद अब हम बात करते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में या रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बीच हम समानता प्रदर्शित करते हैं या बराबर का संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो जब दो राशियों या दो व्यंजकों या दो वस्तुओं के बीच में बराबर का या समता का या समानता का संबंध प्रदर्शित किया जाता है या संबंध होता है, तब ऐसे संबंध को हम कहते हैं समीकरण। और समीकरण में एक बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी संबंध में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो उस संबंध को हम समीकरण कहते हैं। बराबर का चिन्ह का मतलब यहां पर हुआ, जैसे मान लीजिए कि 3 छोटा है किससे? 5 से। तो 3 और 5 के बीच में जो संबंध है वो छोटा का है, बराबर का तो नहीं है। या दोनों राशियों या दोनों व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, बराबर का संबंध प्रदर्शित होता हो, तब हम कहेंगे ये हमारा समीकरण है। जैसे एग्जांपल के लिए 5 केजी चावल का जो मूल्य है वो 7 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर हो। यदि 5 केजी चावल का मूल्य 7 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर हो, तो जो हमने इस तरह से लिखा है, जो हमने व्यक्त किया है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष काहे से बनता है? बराबर के चिन्ह से। बराबर के इधर वाला इसको कहते हैं बायां पक्ष, यानी साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं पक्ष को बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। और भी हम समीकरण के एग्जांपल ले लें। 3 धन 5 बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो यानी 3 धन 5 जितना है उतना कितना है? 8 है। तो यह भी एक समीकरण है। यहां पर x धन 5 है, एक बीजी व्यंजक है, इधर भी मान लीजिए एक बीजी व्यंजक है 7। तो यहां पर ये जो संबंध प्रदर्शित किया गया है कि x धन 5 7 के बराबर है, ये हमारा क्या है? समीकरण कहा जाएगा। समीकरण ए भी है, समीकरण ए भी है। यहाँ 2 बीजी व्यंजकों के बीच में
बराबर का या समानता का संबंध प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इस प्रकार के संबंध को हम समीकरण कहते हैं। एक्चुअल में जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण, उसको दो भागों में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ये जो संबंध इस टाइप का मैंने दिखाया, इसको हम कहते हैं आंकिक समीकरण। आंकिक समीकरण, इसको या ऐसा भी कहते हैं संख्यात्मक, इसको हम संख्यात्मक समीकरण कहते हैं। और जो ये संबंध है, इस टाइप का संबंध है, इसको हम कहते हैं बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2x + 5 = 3x + 7, यह भी एक समीकरण है। यह एक व्यंजक है, यह भी व्यंजक है। दोनों व्यंजकों के बीच में काहे का संबंध है? बराबर का संबंध है, इसलिए यह संबंध क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण में ध्यान रखिएगा, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बराबर का, बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल बताने हैं आपको। यहाँ पर जैसे 2-3 छोटा है किससे? 10 से। यहाँ पर छोटे का संबंध है, ये हमारा समीकरण नहीं है, इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि इस व्यंजक और इस व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है। इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं आंकिक समीकरण या संख्यात्मक समीकरण। और इस प्रकार के समीकरण को कहा जाता है बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण के और एग्जाम्पल ले सकते हैं। x + y = 5, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा बीजीय समीकरण है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण होता है, समीकरण का जो कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं बीजीय समीकरण। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा समीकरण होता है, उसको हम यहाँ पर दो रूप में दिखा रहे हैं। और भी प्रकार होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में जितनी मुझे आवश्यकता है उतने पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के समीकरण हमने आपको दिखाया है, आंकिक समीकरण या संख्यात्मक समीकरण, दूसरा है बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण किसे कहेंगे? उसको यदि अलग से हम कहें तो बीजीय समीकरण हमारा क्या होगा? बीजीय समीकरण, एक्चुअल में बीजीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां सम्मिलित उपस्थित रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 2x × 5 = 7। यह एक बीजीय समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर राशि का इस्तेमाल किया गया है। चर राशि क्या है? x है। इसी प्रकार से 2x + 5 = मान लीजिए कुछ भी दे दे, 9 दे दे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो जाहिर समीकरण तो है, लेकिन यह बीजीय समीकरण है क्योंकि यहाँ पर हमने दो चर का इस्तेमाल किया है, x और y। कई तरह के बीजीय समीकरण होते हैं, x² + y² + xy = 5। यह भी आपका एक बीजीय समीकरण है। इसमें हमने दो चरों का प्रयोग किया है, x और y का। 3 चर ही हो जाए, मान लीजिए 2x + 3y + 4z = 6। यह भी एक बीजीय समीकरण है, क्योंकि इसमें 3 चर राशियों का इस्तेमाल किया गया। 3 चर राशियां क्या है? x है, y है और z है। इस प्रकार से बीजीय समीकरण के एग्जाम्पल हुए। अब यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा बीजीय समीकरण होता है, बीजीय समीकरण होता है, यदि हम उसके अंदर जाएं कि बीजीय समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर बीजीय समीकरण को हम चरों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर हमें जितनी जरूरत है 10वीं के लिए हम उतने बात करेंगे आपसे। यहाँ पर हम दो प्रकार से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर चरों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे बीजीय समीकरण के प्रकार। यहाँ पर देखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो चरों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण हम करेंगे, वहां पर बहुत सारे वर्गीकरण आएंगे। हम आपको कुछ वर्गीकरण पर बात करेंगे। डॉट डॉट का मतलब वो भी होंगे चरों की संख्या। एक चरी
एक चरी बीजी समीकरण, एक चरी बीजी समीकरण, दो चरी बीजी समीकरण, तीन चरी बीजी समीकरण, चार चरी बीजी समीकरण। इस प्रकार के चरों की संख्या के आधार पर हम बीजी समीकरण का नाम देते हैं एक चरी बीजी समीकरण, दो चरी बीजी समीकरण, तीन चरी बीजी समीकरण। एक चरी बीजी समीकरण का मतलब होता है जिस समीकरण में केवल एक चर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए 2x-5 बराबर हम 0 ले लें, यह हमारा एक चरी बीजी समीकरण है क्योंकि इसमें हमने एक चर का इस्तेमाल किया है। x² + 5x6 बराबर 0, ये भी हमारा एक चरी बीजी समीकरण है। अब घात पे न जाइएगा, सिर्फ हम चरों की संख्या के आधार पर कह रहे हैं। तो ये भी हमारा एक चरी बीजी समीकरण है क्योंकि हमने कितने चर का इस्तेमाल किया है, एक चर का इस्तेमाल किया है। और भी कर सकते हैं आप, x³ + 5x² - 6 बराबर 0, ये भी समीकरण है बीजी समीकरण, लेकिन एक चरी है। दो चरी में जिसमें दो चर का इस्तेमाल किया गया हो उस समीकरण को दो चरी बीजी समीकरण कहते हैं। जैसे x-y बराबर 5, इसमें हमने कितने चर का इस्तेमाल किया, दो चर का, x का और y का। यहाँ x² - y² बराबर 6 है, यहाँ कितने चरों का इस्तेमाल किया हमने, दो चर, x और y का। ये जो समीकरण है इनको हम बोलते हैं दो चरी समीकरण। यहाँ पर तीन चरी समीकरण है, तीन चरी समीकरण। अच्छा, एक चरी रैखिक, ठीक है, तीन चरी रैखिक समीकरण में तीन चर का इस्तेमाल होगा। आप पहुंच गए होंगे वहां तक। जैसे मान लीजिए x + y + z बराबर 0, x² + xy + z बराबर 0, या 0 करने के अलावा मान लीजिए 5 कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए तीन चर है x y z, यहाँ क्या है, तीन चर है x y z। तो ये कितने चरी समीकरण कहा जाएगा, तीन चरी बीजी समीकरण कहा जाएगा। आइए इसी तरह से अब इधर हम बात करते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जो समीकरण को यदि हम देखें तो यहां पर एक घाती, या इसी को हम बोलते हैं रैखिक, रैखिक, एक घाती या रैखिक समीकरण। यहां पर होता है द्विघात समीकरण, यहां होता है त्रिघात बीजी समीकरण। अब त्रिघात देखिए, एक घाती या रैखिक समीकरण, यहां सब जा रहा है रैखिक समीकरण का, जरा देखिएगा। एक घाती या रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। तो जिस बीजी समीकरण में या समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात एक होती है उसे हम कहते हैं एक घाती या रैखिक समीकरण। जैसे आपको बात कर दें x-5 बराबर 0, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक घाती रैखिक समीकरण। हाँ जरूर, ये एक चरी है, वो अलग बात है। यहाँ पर जैसे x + y बराबर 5 ले लें, यहाँ पर हमने दो चर का इस्तेमाल किया है, तो ये इस बारे में तो आ जाएगा, दो चरी रैखिक समीकरण है। लेकिन घात के आधार पर देखें तो यह एक घाती या रैखिक समीकरण, क्योंकि x की यहाँ घात एक है, यहाँ कितनी घात है, एक है। तो प्रत्येक पद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए हम कहेंगे इसे एक घाती या रैखिक समीकरण। द्विघाती में, द्विघाती समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। यदि एक चरी रैखिक समीकरण की बात करें, एक चरी द्विघात समीकरण की बात करें तो x² - 5 बराबर 0, x² - 5x 6 बराबर 0, ये समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण कहा जाए क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, दो है। इसी तरह से देखिए x² + y² - 2xy = 0, यह भी द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण क्यों, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है। और इस पद में देखें x की घात यहाँ एक है, यहाँ एक है, दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा, दो। तो प्रत्येक पद की घात कितनी है, दो है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको भी हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। x²
वाई स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसी प्रकार से त्रिघाती समीकरण कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए 3x³ माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये त्रिघात बीजीय समीकरण है। इस प्रकार से जो समीकरण होते हैं उनको आपने समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण, जैसा कि हमने अभी बताया था, रैखिक समीकरण या इसी को हम लोग एक घातीय समीकरण ही बोलते हैं। रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, अंग्रेजी में इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। तो जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। जैसे हम बात करें एक चरी रैखिक समीकरण, 9th में आपने पढ़ा है एक चरी रैखिक समीकरण। एक चरी रैखिक समीकरण जाहिर है जैसा कि नाम इसमें एक चर का इस्तेमाल होगा, तो एक चरी और साथ में रैखिक। रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। एक चरी का मतलब कितने चर होंगे? 1 चर होंगे। तो जैसे मान लिया 2x + 5 = 0, ये काहे का उदाहरण है? रैखिक समीकरण का या एक घातीय समीकरण का इस्तेमाल उदाहरण है। एक चरी रैखिक समीकरण है। एक चरी रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है ax + b बराबर 0, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये एक चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो फिर आपका x वाला जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर चर आपका तो रहेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर अनिवार्य है कि x का जो गुणांक है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये दिया मैंने, यहाँ एक चरी रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। दो चरी रैखिक समीकरण, दो चरी रैखिक समीकरण, दो चरी और रैखिक समीकरण, यानी रैखिक भी हो और दो चर भी हो, अर्थात उसमें हम दो चर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में रैखिक होगा, अर्थात x की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। तो जैसे मान ये 2x - 3y बराबर 5 काहे का उदाहरण है? दो चरी रैखिक समीकरण का। क्यों? क्योंकि दो चरी भी है, अर्थात इसमें दो चर का इस्तेमाल किया गया है, x और y का। रैखिक है, रैखिक में क्या होता है? चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है। यह भी रैखिक समीकरण का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर इस रैखिक समीकरण को कितने चर के रूप में देखेंगे? दो चरी रैखिक समीकरण। व्यापक रूप क्या होता है दो चरी रैखिक समीकरण का? व्यापक रूप या मानक रूप ax + by + c बराबर 0, या ऐसा भी लिखते हैं हम लोग ax + by बराबर c। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ऐसा मत समझिएगा कि इसी को हम ये लिखे हैं, ये हमारी अलग चीज है। जब ये c इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, हम एक साथ नहीं लिखते दोनों को। यहाँ पर यह है दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप है। शर्त है यहाँ पर कि a² - b² का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y के जो गुणांक हैं a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात कम से कम a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर a 0 ना हो, b 0 हो सकता है, तब भी इसको हम बोलेंगे दो चरी रैखिक समीकरण। यदि मान लीजिए a 0 हो और b न 0 हो, तब भी इसको बोलेंगे दो चरी रैखिक समीकरण। हाँ, दो चरी रैखिक समीकरण कब नहीं कहा जाएगा? जब a 0 हो और b 0 हो। जब दोनों 0 हो जाएंगे तब इसको हम दो चरी रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। इसके लिए इसीलिए शर्त लगाई गई है कि a का वर्ग धन b का वर्ग 0 नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये हो रहा है कि कम से कम एक जो गुणांक है x और y में से वो 0 नहीं होना चाहिए।
ये मानक रूप हो गया आपका दो चरी रैखिक समीकरण का। इसके बाद हम बात करते हैं और भी एग्जाम्पल आपको लेना हो तो ले सकते हैं। दो चरी रैखिक समीकरण में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एक चरी रैखिक समीकरण होता है, जैसे 2x ऋण 5 बराबर 0, क्या ये दो चरी रैखिक समीकरण है? यदि हमारा संदर्भ ऐसा है कि जिसमें दो अज्ञात राशियां हैं, दो चर राशियां सम्मिलित हैं, तो उस संदर्भ में इसको हम दो चरी रैखिक समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? क्या इस रूप में लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0? निश्चित रूप से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2x है और y का पद नहीं है, तो y के पद में हम क्या कर दें, यहाँ पर 0 लगा दें, तो 0.y। यहाँ पर abc क्या है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर abc अचर या वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ abc कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, या इसको हम अचर भी बोलते हैं। यहाँ पर अचर के रूप में क्या है? 0 आया है, और -5 बराबर क्या कर दे? 0 कर दें। तो जरा देखिए, देखने में एक चरी लग रहा था, लेकिन इसको हम दो चरी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक चरी रैखिक समीकरण है उसको हम कह सकते हैं, यदि संदर्भ हमारा इस टाइप का है, वहां पर दो चर की आवश्यकता होती है, तो एक चरी रैखिक समीकरण को दो चरी रैखिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम समीकरण का हल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। समीकरण का हल, समीकरण में क्या होता है? कुछ अज्ञात राशियां होती हैं, चर राशियां होती हैं, और उन चर राशियों के मान हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण हमारे सामने है 4x - 20 बराबर 0। यहाँ पर x का मान हमें नहीं पता है, यहाँ बराबर 0 है, यहाँ पर 4x - 20 है। क्या x के किसी न किसी मान के लिए क्या इसका मान भी शून्य होगा? यानी यदि x के स्थान पर हम कितना रखें? 5 रखें। जरा देखें, तो 4 × 5 - 20 बराबर 0, 4 × 5 = 20 - 20 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। इस समीकरण में x बराबर 5 रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है, यानी x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, मैं ऐसा कह सकता हूं। यहाँ पर x बराबर 5 इस समीकरण का क्या है? हल है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि जैसे 4x धन 3y बराबर मान लीजिए 14 है। इस समीकरण में हम रखें x बराबर 2 और y बराबर हम रखते हैं 3। तो क्या देखिए, x के जो x और y के मान है इस समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर करता है। जरा यहाँ रखेंगे तो 4 × 2 धन 3 × 3 बराबर 14, तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 बराबर 14, तो 9 8 17 बराबर 14। क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो x बराबर 2 और y बराबर 3 आया, हम कहेंगे इस समीकरण के हल नहीं है। यदि x बराबर हम 2 ले लें और y बराबर 2 ले लें, तब क्या होगा? जरा देखें, 4 × 2 धन 3 × 2 बराबर 14, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 बराबर 14, 8 से 14, 14 बराबर 14। यहाँ पर सही है। इसका मतलब है x बराबर 2 y बराबर 2 इस समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो मान है x और y के, इस समीकरण का एक हल है। तो समीकरण का हल किसे कहेंगे आप? किसी समीकरण में चर राशि के वे मान जिनको रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष को बराबर कर देता है, उन मानों को हम कहते हैं समीकरण का हल। इसी समीकरण में चर राशि के उन मानों को जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, ऐसे मानों कहा जाता है समीकरण का हल। तो समीकरण का हल अब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर था x बराबर 5 समीकरण का हल है,
लेकिन x बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे कितना जाएगा, बाम पक्ष का मान कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मान आ जाएगा 4 गुणे 6 माइनस 20 और 4 6 24 माइनस 20 कितना आ गया 4। तो x बराबर 6 के लिए लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ रहा है 4, और जबकि राइट हैंड साइड कितना है 0। तो का 0 बराबर 4 होता है, नहीं होता है। x बराबर 6 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, अतः x बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं दो चरी रैखिक समीकरण की आवश्यकता। प्रश्न यह उठता है कि दो चरी रैखिक समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, दो चरी रैखिक समीकरण को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका औचित्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो हमारे रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हम ढूंढते हैं, जिसका हल हम ढूंढते हैं। अब वो समस्याएं हमारे जो व्यवहार में है वो शब्दों के रूप में भी आती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोहन नाम का लड़का है, उसके पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 20 रुपए। एक दुकान में जाता है, वो 4 पेन खरीदता है, पेन यानी कलम, 4 पेन खरीदता है। तो समस्या यहाँ पर है कि एक पेन की कीमत क्या थी। 20 रुपए लेके जाता है दुकान में, 4 पेन खरीद के लाता है, कलम खरीद के लाता है। तो 4 पेन खरीद लाने के बाद प्रश्न ये उठता है कि एक पेन की कीमत क्या है, एक पेन का मूल्य क्या है, यानी एक पेन कितने में पड़ा। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति गणित नहीं जानता है तो और की समस्या है कि हमें एक पेन की कीमत पता करना है, तो क्या करेगा वो, भूल और प्रयास विधि के द्वारा, या जिसको हम अनुमान भी कहते हैं, अनुमान के द्वारा उस समस्या को समाधान ढूंढेगा, आपको उत्तर बताएगा। कैसे बताएगा, वो इस तरह से कहेगा कि यदि एक पेन 3 रुपए में पड़ा है तो 4 पेन है तो कितना हो जाएगा 12 रुपए, जबकि 20 रुपए खर्च करके आया। हो सकता है 4 रुपए में पड़ा हो तो 4 पेन है, 4 4 4 बोलेगा ये तो 16 रुपए ही हो रहे हैं। अब कहेगा कि 5 में देखते हैं क्या 5 रुपए में एक पेन पड़ा, तो 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर 20 बराबर आ रहा है। तो कहेगा कि हाँ एक पेन की कीमत कितनी है 5 रुपए। इसको हम कहते हैं भूल एवं प्रयास विधि, या अनुमान के आधार पर इसका आंसर निकालना। और अनुमान जो हमारा होता है अंत में जा करके परीक्षण करते हुए वो सत्य हो जाता है और सही आंसर होता है, सही उत्तर होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या और कोई तरीका है, जो तरीका हमने बताया भूल एवं प्रयास विधि, क्या इसके अलावा भी जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, शब्दों के रूप में प्रॉब्लम है, उसका हल ढूंढने का कोई और तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर तरीका है, जो गणित जानता है वो गणितीय तरीके से, गणितीय विधि से इसी समस्या को सॉल्व करेगा। अब प्रश्न ये है कि कैसे सॉल्व करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी जानते हैं और आपका एक साथी है, वो अंग्रेजी जानता है, हिंदी नहीं जानता है, अपनी बात को वहां तक पहुंचाना है। तो जब हिंदी में बात करेंगे तो क्या वो आपके प्रश्न का जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करता है, वो इंग्लिश जानता है और इंग्लिश के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमें पहले हिंदी का अनुवाद किसमें करना होगा, अंग्रेजी में, और फिर वो बात उसके पास तक पहुंचेगी, जिसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, वो अपना उत्तर देगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जितनी भी व्यावहारिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं वास्तविक जीवन में, उनका हम अनुवाद करते हैं। अनुवाद काहे में करते हैं? हम बीज गणित में अनुवाद करते हैं। जब बीज गणित में अनुवाद कर लेते हैं तो बीज गणित में बहुत सारे तरीके होते हैं, विधियां होती हैं, और उन विधियों का इस्तेमाल करके उस समस्या का हम समाधान ढूंढ लेते हैं। अब आइए, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई, उनको हम कैसे अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करने के जैसे यहीं पर एग्जाम्पल लिया गया था, वो 4 कलम खरीदा था, कुल कितने रुपए खर्च किया था
20 रुपए। तो ये शब्दों के रूप में हमारे सामने प्रॉब्लम है। अब इसको हम बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं, यानी शाब्दिक समस्या को गणितीय समस्या में अनुवाद कर रहे हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर प्रश्न क्या था कि एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो आइए मान लेते हैं, जो चीज हमें मालूम नहीं होती है, जिसका मान ज्ञात करना होता है, उसे हम चर राशि कहते हैं, या उसे हम अज्ञात राशि कहते हैं। अचर राशियों को x, y, z से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते, माना एक पेन या कलम की कीमत कितने रुपए है? x रुपए है। तो जब एक पेन की कीमत हमने मान लिया x रुपए है, तो 4 कलम है, कितनी कीमत होगी? तब 4 कलम की कीमत बराबर कितनी हो जाएगी? 4x रुपए। तो 4 कलम की कीमत 4x रुपए है, और वो कितना खर्च करके आ गया? 20 रुपए। इसका मतलब है जो 4 कलम की कीमत है 4x, उसके बराबर होगा 20 की। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो 4x बराबर 20, या इसको ऐसा लिख ले 4x माइनस 20 बराबर 0। इसको मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो समस्या आ गई, देखिए अनुवाद हो गया। जो शब्दों के रूप में प्रॉब्लम थी, उसको हमने अनुवाद कर लिया किसमें? बीज गणित के रूप में। अब बीज गणित में हमारे पास तरीके हैं, हम हल करना जानते हैं, इसको हम हल कर लेंगे और हल करने के बाद बता देंगे कि एक पेन की कीमत कैसी होगी। जैसे मान लीजिए इसको हमने किया 4x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 20/4, 4 एकम 4 पंचे, अर्थात एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए। इसी प्रकार से और बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया, ये एक चरी रैखिक समीकरण का उदाहरण था। हम बात करते हैं 2 चरी रैखिक समीकरण। मान लीजिए रामू नाम का कोई लड़का है, और वो एक दुकान पे जाता है, और कल्पना करिए वो 3 पेन और 4 रबर खरीदता है। 3 पेन और 4 रबर खरीदता है, और वहां पर वो टोटल पैसा कितना था उसके पास? 30 रुपए। अब पूरा पैसा खर्च कर दिया, अर्थात तो 30 रुपए में क्या खरीदा उस दुकान से? 3 पेन और 4 रबड़। तो प्रश्न ये उठता है कि एक पेन और एक रबड़ की कीमत क्या होगी? अब यहाँ पर इसके आंसर जो है, 2 चरी रैखिक समीकरण की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर है, मैं आपको बता दूं, एक उत्तर नहीं होगा, इसके कई उत्तर होंगे। आगे पता चलेगा कि ये एक नहीं अनेक उत्तर क्यों होते हैं। लेकिन ये शाब्दिक प्रॉब्लम है, व्यवहारिक समस्या है, इसको हमें गणितीय समस्या के रूप में अनुवाद करना है। तो अनुवाद कैसे करेंगे? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक पेन और एक रबर की कीमत कितनी होगी? एक पेन की कीमत और एक रबर की कीमत कितनी होगी? तो पेन की कीमत को मान ले क्या है? x रुपए, और एक रबर की कीमत को क्या मान ले? y रुपए। ऐसा मान लेने से ये समस्या क्या गणितीय रूप में बदलेगी? जरा देखिएगा, समीकरण हम बना रहे हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे? एक पेन की कीमत कितनी है? x रुपए। तो 3 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x रुपए। तो जितने पेन लिया था उसकी कीमत हो गई 3x। एक रबड़ की कीमत कितनी है? y रुपए। 4 रबड़ है, तो 4 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4y सीधे गुणा, एक रबड़ की कीमत 4 रुपए, तो 4 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4y। अब पेन की कीमत, यानी पेन में जो पैसा खर्च किया गया और रबड़ में जो पैसा खर्च किया गया वो कितना है? 30 रुपए है। तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे, यानी पेन में खर्च किया गया पैसा पेन में, और रबड़ में जो खर्च किया पैसा, तो दोनों पैसा कितना हो जाएगा? 3x धन 4y बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमने लिखा है ये कि 3 पेन और 4 रबड़ की जो कीमत है कितनी हो जाएगी? 3x धन 4y बराबर 30। तो जब इस तरह से हम प्रॉब्लम को लिखते हैं, इसे हम कहते हैं शाब्दिक समस्या को गणितीय समस्या के रूप में, यानी बीजगणित रूप में अनुवाद करना। और इसीलिए हमें इस व्यवहारिक समस्या को
गणितीय समस्या में जब हम बदल लेते हैं तो गणितीय विधि के द्वारा फिर इस समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं स्थितियों का आंसर निकालने के लिए ही हमें दो चरी रैखिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप बता दें। परिभाषा, यदि x y दो चर हों तथा a b c तीन वास्तविक संख्याएं या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। यदि x y दो चर हों तथा a b c तीन वास्तविक संख्याएं हों तो निम्न समीकरण, कौन समीकरण किस टाइप का, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां शर्त याद रखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए एक साथ, यानी कम से कम a और b में से कम एक शून्य न हो। तो जो इस प्रकार का समीकरण है, इस टाइप का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को क्या कहते हैं, दो चरीय रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ a की जगह क्या आ गया 3, b की जगह क्या आ गया 4, c की जगह यहाँ पर 30 है। यदि इधर हम लिखते हैं इसको 3x धन 4y माइनस 30 बराबर 0, इसके जैसा बन जाएगा। यहाँ c के स्थान पर कितना आया हुआ है आपका यहाँ पर -30। इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसे हम कहते हैं दो चरी रैखिक समीकरण। इस प्रकार से हमारे व्यवहारिक जीवन में दो चरी रैखिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। दो चरी रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं, इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मी कहते हैं या दो चरी रैखिक समीकरण युग्मी भी कहते हैं, या इसको हम युगपत रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। युगपत का मतलब होता है साथ साथ। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास समस्या होती है उस समस्या में कई स्थितियां होती हैं और स्थितियों के बीच में संबंध होता भी है और नहीं भी होता है। तो जब हम अपनी समस्या के एक स्थिति पर हम विचार करते हैं तो वहां पर आया था दो चरी रैखिक समीकरण, यानी एक आया था। और जब हम समस्या के दो स्थितियों को एक साथ जोड़ते हैं तो वहां पर हमें मिलते हैं दो चरी रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए मोहन और सोहन नाम के दो बच्चे हैं, एक दुकान है। मोहन के पास टोटल रुपए हैं 20 और सोहन के पास टोटल रुपए हैं 30। अब करता क्या है, मोहन एक दुकान में जाता है और दो पेंसिल और ये दो पेंसिल और 3 रबड़ खरीदता है। दो पेंसिल और 3 रबड़ खरीदता है दुकान से और उसके लिए वो 20 रुपए खर्च करता है। सोहन भी जाता है उसी दुकान में, उसी पेंसिल खरीदता है, उसी रबड़ को खरीदता है, लेकिन ये 4 पेंसिल खरीदता है और यहाँ पर 3 रबड़ खरीदता है। देखिए स्थितियां, समस्या हमारी एक है, मोहन 20 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदता है तथा सोहन 30 रुपए में 4 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदता है। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य क्या होगा? पेंसिल सेम है, रबड़ भी सेम है, दुकान भी सेम है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी तथा एक रबड़ की कीमत क्या होगी? अब समस्या हमारी ये है, लेकिन इस समस्या में कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं, यानी 2 स्थितियां हैं। दोनों स्थितियों को जब हम जोड़ करके रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे तो वहां पर हमें
एक रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा बल्कि दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, और दो रैखिक समीकरणों का जो पेयर होता है उसको हम युग्म कहते हैं। अब यहां मान लिया जाए कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। तो ये जो हमारी व्यवहारिक समस्या है इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अनुवाद करेंगे किसमें, बीजगणितीय भाषा में, यानी बीजगणित के रूप में। तो ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य मान लिया y रुपए। तो मोहन के लिए क्या होगा, मोहन कितने पेंसिल खरीदता है, 2 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत कितनी है x, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 2x रुपए, यानी पेंसिल के लिए खर्च करेगा वो 2x रुपए। रबर की, एक रबर की कीमत कितना माना मैंने y, कितने रबर खरीदा 3, तो रबर में पैसा कितना खर्च करेगा 3y रुपए। अब दोनों में जो पैसा खर्च करता है टोटल कितना खर्च करता है 20 रुपए। ये मिल गया हमारा पहला दो चरी रैखिक समीकरण। अब हम सोहन की स्थिति को देखते हैं। समस्या हमारी एक है लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है। तो यहाँ पर जो सोहन है 4 पेंसिल खरीदता है, एक पेंसिल की कीमत है x रुपए, कितना हो जाएगा 4x, और रबड़ कितना खरीदा 3, तो रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी उसकी 3, और टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, कितने रुपए खर्च करता है 30 रुपए, ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से ये हमें मिल गया है दो चरी रैखिक समीकरण युग्म। तो इस प्रकार से हमें दो चरी रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होते हैं, और इनकी सहायता से जो हमारी मूल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। और हाँ, यहाँ हो सकता है कि एक ही उत्तर हो सकता है अपरिमित रूप से अनंत उत्तर हो, यानी अनंता अनेक उत्तर हो, या हो सकता है कोई हल न हो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों स्थितियां के बीच में जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे लिखेंगे, ये इस टाइप का होगा, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और दूसरा होगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हमारा दो चरी रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर शर्त आपको मालूम है, a1 का वर्ग धन b1 का वर्ग ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी शर्त है a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समीकरण में कम से कम a1 b1 में से कम एक शून्य न हो, और दूसरे समीकरण में भी a2 b2 में से कोई एक कम से कम शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों एक साथ शून्य न। अब प्रश्न यह उठता है कि दो चरी रैखिक समीकरण हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास बेसिक रूल्स क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी व्यवहारिक समस्या है उस समस्या को हम पढ़ें। समस्या में पढ़ने के बाद पहले हम ये देख लें कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अर्थात हमें क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, यानी क्या जांच करना। पहले इसकी पहचान कर लें, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, इसकी पहचान कर लें। पहचान करने के बाद फिर हम चरों का निर्धारण कर लें, यानी x और y, यानी किसको हम x माने और किसको y माने। ये हम जब चरों का निर्धारण कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप आता है कि जो सिचुएशन होता है, जो स्थिति होती है, उस स्थिति में शर्त क्या है। जो शर्त होती है उस शर्त को हम अप्लाई कर देते हैं, किस रूप में, गणितीय रूप में। जब उस शर्त को हम गणितीय रूप में अप्लाई कर देते हैं, लागू कर देते हैं, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात व्यवहारिक समस्या हमारी बदल जाती है बीज गणितीय रूप में। इसके बाद बीज गणितीय रूप में बदलने के बाद हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करके बीज गणितीय तरीके से उसका हल हम ढूंढ लेते हैं।